अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ये एक तूफानी शाम का जिक्र है। एक अंग्रेज स्टूडेंट स्कॉटलैंड के एक दूर दराज टापू पर घूमता फिरता रास्ता भूलकर एक अजनबी इलाके में जा निकला। टापू तो वैसे भी वीरान ही था, लेकिन इस हिस्से में कुछ ज़्यादा ही वीरानी थी। ऊपर से उसे तूफान ने आ घेरा। दूर दूर तक उसे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी जिसके नीचे वो पनाह ले सकता। बहरहाल वो हिम्मत करके बहुत दूर तक चलता चला गया। आखिरकार एक ऐसी चट्टान पर जा पहुंचा जो छज्जे की तरह आगे को निकली हुई थी। उसके नीचे पनाह लेने के ख्याल से वो बड़ी मुश्किल से नीचे पहुंचा। बिजली बार बार चमक रही थी। वो नीचे पहुंचा तो कोई चीज़ उसके जूतों तले चरचराई। फिर कुछ छोटी छोटी चीज़ें उसके जूतों के नीचे कड़कड़ाकर टूटने लगीं। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर नीचे देखा। वो छोटे छोटे जानवरों की हड्डियां थीं जो एक गुफा के मुंह पर अच्छी खासी दूर तक फैली हुई थीं। उसने हड्डियों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दरअसल उसने गुफा को देखकर सुकून की सांस ली थी। वो उसके लिए बहुत अच्छी पनाहगाह साबित हो सकती थी। गुफा में दाखिल होकर वो एक पत्थर पर जा बैठा और तूफान के थमने का इंतज़ार करने लगा, मगर तूफान बढ़ता ही जा रहा था। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ रहा था, स्टूडेंट जिसका नाम जैसन था बेचैन होने लगा। इस गुफा में रात गुजारने की सोच ही उसके लिए मुश्किल थी। इस टापू पर वो अपने साथियों के साथ पिकनिक के लिए आया हुआ था और उनसे अलग होकर घूमने निकला था। उसे ये भी फिक्र थी कि उसके साथी उसे रात भर गायब पाकर परेशान होंगे। आखिरकार तूफान का जोर टूट गया और उसके कुछ लम्हे बाद ही जैसन ने गुफा के दहाने यानी गुफा के मुंह पर हल्की सी आहट सुनी, जैसे कोई जानवर बाहर पड़ी हड्डियों पर चल रहा हो। वो कुछ डर कर उठ खड़ा हुआ। हालांकि उसकी जानकारी के मुताबिक इस टापू पर जानवर नहीं पाए जाते थे। इससे पहले कि वो किसी नतीजे पर पहुंच पाता, गुफा के दहाने पर एक लड़की का पीला सा चेहरा दिखाई दिया। उसका जिस्म अंधेरे में था। जैसन उसे सही तरीके से नहीं देख सका, लेकिन इस वीराने में एक इंसान और ख़ास तौर पर एक लड़की के होने का एहसास काफ़ी तसल्ली देने वाला था। जैसन ने उसे अपनी तरफ देखने के लिए आवाज़ निकाली तो वो पूरी तरह उछल पड़ी, जैसे उसे वहां किसी के होने की हरगिज उम्मीद नहीं थी। जैसन खुद ही आगे बढ़कर बोला, तुम बता सकती हो कि शेलनस की जगह तक पहुंचने के लिए मुझे किस तरफ जाना चाहिए? लड़की जैसन को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद संभल चुकी थी। शायद उसे इत्मीनान हो गया था कि वो एक शरीफ नौजवान था और अकेला था। आज रात तो तुम्हें सफ़र नहीं करना चाहिए। रास्ता भूलकर फिर कहीं से कहीं जा निकलोगे, वो मुस्कुराते हुए बोली। उसकी मुस्कुराहट कुछ अजीब सी थी। उसके दांत बहुत ही ज़्यादा दिख रहे थे और वो असाधारण तौर पर सफ़ेद थे। फिर मुझे क्या करना चाहिए? जैसन ने पूछा। मैं तुम्हें अपने साथ ले चलती हूँ। उम्मीद है मेरी माँ तुम्हें पनाह दे देगी, लेकिन हम लोग तुम्हें सिर्फ पनाह ही दे सकते हैं। हमारे घर में ज़्यादा सामान नहीं। घर भी क्या, बस एक झोपड़ी ही है। हम बहुत गरीब लोग हैं। इस वक्त अगर मुझे सिर्फ सर छुपाने की जगह भी मिल जाए तो मेरे लिए इससे बड़ी नेमत कोई नहीं। वो खामोशी से मुड़ी और गुफा से निकल गई। जैसन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो नंगे पांव थी और नुकीले पत्थरों वगैरह पर बिल्कुल इस तरह हल्के फुल्के अंदाज में आसानी से चल रही थी जिस तरह कुत्ते बिल्लियां वगैरह चलते हैं। उसके कपड़े भी फटे हुए थे और उलझे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी उम्र 25 के करीब मालूम हो रही थी। वो बहुत हल्की फुल्की थी और उसके जिस्म में गज़ब की लचक थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसके जिस्म में हड्डी तो थी ही नहीं। चलते वक्त वो परेशानी के अंदाज में अपनी लंबी लंबी उंगलियों से स्कर्ट का कोना कभी पकड़ लेती और कभी छोड़ देती। उसकी रंगत में एक अजीब सा पीलापन था, जैसे आमतौर पर उन लोगों में नजर आने लगता है
जो मुद्दतों तंग अंधेरे और बंद मकानों में रहते हैं। वैसे इन सब बातों के बावजूद उसे खूबसूरत लड़कियों में गिना जा सकता था। वो शर्मीली भी मालूम हो रही थी। अभी तक उसने पूरे ध्यान से जैसन की तरफ नहीं देखा था। कुछ दूर चलने के बाद वो समंदर के किनारे एक टीले के दामन में बने कैबिन तक पहुंचे। उसकी चिमनी से धुआं उठ रहा था और फिजा में खाने की खुशबू फैली हुई थी, जो भूख के मारे हुए स्टूडेंट को इस वक्त कुछ ज्यादा ही टेस्टी महसूस हो रही थी। लड़की ने कैबिन का दरवाजा खोला। जैसन उसके पीछे पीछे अंदर पहुंचा तो उसने देखा एक औरत कमरे के कोने में बने हुए चूल्हे पर झुकी हुई थी। वो आग पर एक बड़ी सी मछली को बगैर बर्तन के ही पका रही थी। लड़की ने करीब जाकर उसे स्टूडेंट के बारे में बताया तो औरत ने पलटकर उसकी तरफ देखा और उसे वेलकम किया। औरत के चेहरे पर झुर्रियां थीं। वो एक अच्छी औरत मालूम हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई अंदरूनी परेशानी हो रही थी। शायद वो अपने हालात की वजह से परेशान थी। कमरे में एक ही पुरानी सी कुर्सी थी। औरत ने उसे झाड़ा पोंछा और जैसन को उस पर बैठने का इशारा किया। कुर्सी खिड़की के करीब ही रखी थी और उस पर बैठकर समंदर का नज़ारा किया जा सकता था, समंदर को देखा जा सकता था। जैसन उस पर बैठ चुका तो लड़की भी दूसरे कोने पड़ी हुई एक बेंच पर अजीब अंदाज में आधी लेट गई। वो लगभग औंधी लेटी थी। बाजू उसने जरा आगे को फैला लिए थे और ठोड़ी यानी चिन उन पर टिका ली थी। जैसन को याद नहीं था कि उसने कभी किसी इंसान को, खास तौर पर लड़की को, इस अजीब से अंदाज में लेटे देखा हो। इससे पहले उसने जैसन से नजर ही नहीं मिलाई थी, लेकिन अब वो एकटक उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी भूख थी। जैसन ने अपने आप को बेचैन और परेशान महसूस किया। इस वक्त जैसन ने यह भी महसूस किया कि लड़की की खूबसूरती कम हो गई थी। फिर जैसे अचानक ही लड़की को एहसास हुआ कि जैसन भी गौर से उसी की तरफ देख रहा है। उसने एकदम नजर झुका ली और एक बार फिर वो पहले की तरह मासूम और खूबसूरत नजर आने लगी। मछली तैयार हो चुकी तो बुढ़िया ने उसे उसी तरह लकड़ी की एक ट्रे में जैसन के सामने मेज पर रख दिया। शायद उनके घर में ज्यादा सामान नहीं था। जैसन ने भी किसी चीज की फरमाइश करना सही नहीं समझा और अपने जेब से चाकू निकालकर अपने लिए मछली का एक टुकड़ा काट लिया। आओ बेटी, तुम भी खाना खा लो, बूढ़ी औरत ने लड़की से कहा। लड़की उठकर मेज के करीब आई, लेकिन भुनी हुई मछली की खुशबू जैसे उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसकी नाक अजीब तरीके से फड़फड़ाई, जैसे उसे मछली बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हो। फिर एकदम ही वो बगैर कुछ कहे दौड़ती हुई बाहर चली गई। जैसन के लिए इस तरह का रिएक्शन बड़ा अजीब सा था, लेकिन उसकी माँ को जैसे उसके इस अंदाज और इस तरीके पर बिल्कुल भी हैरत नहीं थी। वह सर झुकाकर बड़े आराम से खाना खाती रही। एक लम्हे की खामोशी के बाद वह सर उठाकर बोली, मेरी बेटी को भुनी हुई मछली बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन घर में इस वक्त और कोई भी चीज नहीं थी जो मैं खाने के लिए उसे देती। उसकी सेहत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं मालूम होती। जैसन ने कहा। बुढ़िया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक ठंडी सांस लेकर रह गई। वो खाना खत्म कर चुके तो जैसन ने बाहर कदमों की बहुत ही हल्की सी आवाज सुनी। दूसरे ही लम्हे लड़की धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। अब वो कुछ फ्रेश सी नजर आ रही थी। शायद हाथ मुंह धोकर आई थी। उसने अपना पेन चूल्हे के करीब खींच लिया और एक बार फिर उसी अंदाज में आधी लेट गई जिस तरह से आम तौर पर कुत्ता या बिल्ली वगैरह आराम किया करते हैं। जैसन ने बड़े गौर से उसकी तरफ देखा तो उसके जिस्म में सनसनी की एक लहर सी दौड़ गई। लड़की की ठोड़ी पर लाल रंग का एक कतरा नजर आ रहा था। वो यकीनन खून की बूंद थी, लेकिन लड़की शायद इससे बेखबर थी। वो एक बार फिर जैसे बेध्यानी के अंदाज में एकटक जैसन की तरफ देख रही थी और उसका जहन कहीं और पहुंचा हुआ था। उन आंखों में वही भूख थी जिसने कुछ लम्हे पहले जैसन को डरा सा दिया था। जो ही उसे एहसास हुआ कि जैसन भी उसी की तरफ देख रहा है, उसने फौरन नजरें झुका लीं
और अपनी माँ से पीने के लिए पानी मांगा। माँ ने लकड़ी के कटोरे में पानी डालकर उसे दिया। वो उठ बैठी और दोनों हाथों में कटोरा थामकर मुंह की तरफ ले जाने लगी। उसी लम्हे जेसन ने महसूस किया कि नींद की कमी से शायद उसका सर चकरा रहा था और उसकी आंखें उसे धोखा दे रही थीं। उसने कुछ यूं महसूस किया था जैसे लड़की के बाल कुछ पीछे को खिंच गए थे और उसके सर का शेप कुछ बदल सा गया था। चेहरा लंबोतरा होकर आगे को बढ़ाया था। ये अमल कुछ इस तरह हुआ था जैसे कोई मोम का पुतला पिघलकर कोई और रूप धार रहा हो। उसने जैसे प्याले को होठों से नहीं थोथनी से लगाया था। जेसन ने दहशत ज़दा सा होकर सर झटककर दोबारा उसकी तरफ देखा तो उसकी शक्ल नॉर्मल हो चुकी थी और वो प्याला वापस रख रही थी। जेसन ने उसे अपना वहम और नज़र का धोखा माना। प्याला रखकर लड़की एक बार फिर उठी और कैबिन से निकल गई। उसकी माँ न तो उसके जाते वक्त उससे पूछती थी कि वो कहाँ जा रही है और न ही उसकी वापसी पर पूछती थी कि वो कहाँ से आई है। ये बात जेसन को कुछ अजीब सी लगी। बुढ़िया एक तरफ दीवार के साथ लगे हुए बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए बोली, तुम थक गए होगे, लेट जाओ। जेसन ने उसकी बात से फ़ायदा उठाना ही बेहतर समझा। तूफान धीरे धीरे ज़ोर शोर से शुरू हो चुका था। बिजली कड़क रही थी। उसने कंबल में सर मुंह लपेटा और लेट गया, लेकिन अजनबी माहौल में रात गए तक उसे नींद नहीं आई। बुढ़िया को जैसे इस बात से कोई फिक्र नहीं थी कि उसकी बेटी इस तूफानी मौसम में घर से बाहर थी। रात के न जाने कौन से पहर दरवाजे की चरचराहट सुनकर जेसन ने कंबल चेहरे से ज़रा हटाकर देखा। लड़की अंदर आ रही थी। अंदर आकर उसने दरवाज़ा बंद किया। चूल्हे में दोबारा आग जलाई और उसके सामने बेंच पर अपने उसी ख़ास अंदाज में लेट गई। उसकी नज़र जेसन पर जमी हुई थी, लेकिन जब जेसन ने साफ तौर पर उसकी तरफ देखा तो वो जल्दी से बाजुओं के घेरे में चेहरा छुपाकर औंधी लेट गई। बुढ़िया दूसरे कमरे में थी। कुछ देर बाद जेसन को नींद सी आ गई। न जाने किस वक्त बेंच की हल्की सी खड़खड़ाहट सुनकर उसकी आंख खुली। उसे शुबा सा हुआ जैसे उसने बड़े कद के किसी चौपाए यानी जानवर को दरवाजे से बाहर जाते देखा था। शायद वो कोई बड़ा सा कुत्ता था। उसने उसे भी अपना वहम समझा। बेंच एक बार फिर खाली पड़ी थी। जेसन कुछ लम्हे सोचों में उलझा रहा, लेकिन फिर उसे नींद आ गई। वो शायद रात का पिछला पहर था जब कंधे में तकलीफ महसूस होने से उसकी आंख खुली। उसे किसी जानवर की दहकती हुई आंखें और सफ़ेद चमकदार नुकीले दांत अपने चेहरे के करीब नजर आए। उसके पंजे जेसन के कंधे में कड़े हुए थे और वो शायद उसका गला तलाश कर रहा था, लेकिन जेसन की आंख बर वक्त ही खुल गई थी। अगर उसे एक लम्हे की भी देरी हुई होती तो यकीनन जानवर के नुकीले दांत उसके हलक में घुस चुके होते। मौत की दहशत ने उसे एकदम चौकन्ना कर दिया। उसके सेंसेस अचानक से अलर्ट हो गए। उसने बिजली की सी तेजी से हाथ बढ़ाकर जानवर की गर्दन दबोच ली। दूसरे हाथ से वो अपना चाकू तलाश करने लगा। उसके और जानवर के बीच एक भयानक जंग शुरू हो गई। जानवर जैसे अपने पंजों से उसे उधेड़ डालने पर तुला हुआ था, लेकिन जेसन ने उसकी गर्दन नहीं छोड़ी। इसी बीच उसे अपना चाकू भी मिल गया, लेकिन उसी लम्हे जानवर बुरी तरह तड़प कर अपनी गर्दन उसकी पकड़ से छुड़ाने में कामयाब हो गया। उसके हलक से जो आवाज़ निकली वो किसी जानवर के भयानक गुर्राहट और इंसानी चीख का अजीबोगरीब मेल थी। एक बार फिर जेसन ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी और दूसरे ही लम्हे जानवर गायब हो गया। वो लपक कर दरवाजे पर पहुंचा। बाहर तूफान था। दरवाज़ा बंद करते वक्त उसने देखा वो बाहर से भी आसानी से खुल सकता था और अंदर से भी। वापस अपने बिस्तर की तरफ आते वक्त उसने आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में बेंच की तरफ देखा। बेंच खाली थी। बाकी रात उसने जागते हुए गुजारी। सुबह होने पर वो बाहर चला गया और इधर उधर टहलने लगा। कुछ और उजाला फैला तो उसने कैबिन का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। बुढ़िया ने दरवाजे से सर निकालकर उसे पुकारा और कहा, बेटा तुम बहुत जल्दी उठ गए, शायद रात को तुम्हें अच्छी तरह नींद नहीं आई।
हाँ, मैं रात को सही से सो नहीं सका, जेसन ने कहा। फिर पूछा, तुम्हारी बेटी कहाँ है? वो अभी सोकर नहीं उठी, बुढ़िया बोली। बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि नाश्ते में तुम्हारी खिदमत में सिर्फ वही बची हुई मछली और चाय दे सकूंगी। उसका ये व्यवहार देखकर जेसन भूख न होने के बावजूद अंदर आ गया। उसने देखा बुढ़िया की बेटी वाकई मेज पर मौजूद थी। शायद वो किसी पिछले रास्ते से अंदर आ गई थी। जेसन को देखकर उसने मुंह फेर लिया। जेसन ने देखा उसके बाल गीले थे और चेहरे से वो कुछ बीमार बीमार सी लग रही थी। कुछ लम्हे बाद उसने जेसन की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा डिप्रेशन था। उस वक्त जेसन ने यह भी देखा कि लड़की की गर्दन पर एक सूती रुमाल लिपटा हुआ था। जेसन के दिल में ख्वाहिश होने लगी थी कि वो एक दिन के लिए और कैबिन में रुक जाए और देखे कि हालात क्या मोड़ लेते हैं। एक नई बात सामने आती है। लेकिन नाश्ते के बाद औरत बोल उठी, बेटा, अब मौसम साफ हो गया है। बेहतर यही है कि तुम अपने पिकनिक कैंप की तरफ रवाना हो जाओ। कहीं तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़कर ही न चले जाएं। जेसन फौरन कोई जवाब नहीं दे सका क्योंकि उसने लड़की की तरफ देखा तो उसकी आंखों में हजारों अरमान मचलते नजर आए। वो जैसे हरगिज नहीं चाहती थी कि जेसन उसका घर छोड़ कर जाए। बुढ़िया ने भी जैसे अपनी बेटी की आंखों में मचलती हुई रिक्वेस्ट को महसूस कर लिया। वो एकदम गुस्से से उठकर अपनी बेटी के पास पहुंची और शायद उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ ऊंचा किया, लेकिन वो थप्पड़ मार नहीं सकी। इससे पहले ही लड़की ने झटके से सर झुका लिया और चुपके चुपके रोने लगी। बुढ़िया के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द उभर आया, जैसे वो खुद भी बेटी से लिपटकर फूट फूट कर रोना चाहती हो। जेसन उन दोनों को तसल्ली देने के लिए उठकर उनके करीब पहुंचा। अचानक लड़की की गर्दन से लिपटा हुआ रुमाल खुलकर नीचे खिसक गया और जेसन ने देखा उसकी गर्दन पर उंगलियों के निशान मौजूद थे। उसका शुबा यकीन में ढल गया। अब तो कन्फर्म करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। उसके जिस्म में दहशत की लहर सी दौड़ गई। वो पलटा और कुछ और कहे बगैर ही कैबिन के दरवाजे की तरफ चल दिया। वो अब जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहता था। दरवाजे पर पहुंचकर उसने पलट कर देखा और खून उसकी रगों में जम गया। बुढ़िया के सामने लड़की के बजाय एक बहुत बड़ा भेड़िया खड़ा था। उसने जेसन की तरफ छलांग लगाई और बुढ़िया उसे रोकने की कोशिश में चित गिरकर बेहोश हो गई। शायद उसके सर पर तेज चोट लगी थी। इतना वक्त नहीं था कि जेसन चाकू निकाल सकता। उसने भेड़िए को पकड़ में लेने के लिए हाथ फैला लिए। उसका इरादा था कि भेड़िए की गर्दन दोनों हाथों से जकड़ लेगा। भेड़िया उससे आ टकराया, लेकिन जो ही जेसन ने उसकी गर्दन दबोची, वो ये देखकर हैरान रह गया कि दरअसल वही लड़की उसके सीने से लगी बिलक बिलक कर रो रही थी। उसे इस तरह रोते देखकर जैसे जेसन के दिल को कुछ होने लगा। वो उससे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन जो ही उसने अपने बाजुओं की पकड़ ढीली की, लड़की के बजाय एक भेड़िया उन बाजुओं से निकलकर समंदर की तरफ दौड़ता चला गया। कुछ लम्हे बाद ही वो नज़रों से ओझल हो गया और फिर लौटकर नहीं आया। बुढ़िया मर चुकी थी। जेसन ने दूसरे दिन तक उसकी वापसी का इंतज़ार किया, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। तब उसने बड़ी मुश्किल से समंदर के किनारे ज़मीन खोदकर बुढ़िया को दफन किया और बोझल दिल के साथ पिकनिक कैंप की तरफ रवाना हो गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।